प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विषय की इस वर्चुअल क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज की इस कक्षा के साथ अपन एक महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं और वो विषय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख सिद्धांत। आज से अपन जिन सिद्धांतों का वर्णन करने जा रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार के रूप में कार्य करते हैं। आज का जो पहला सिद्धांत है वो है एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत। इस सिद्धांत का वर्णन करने से पहले सिद्धांत के प्रतिपादन के समय जो व्यापार व्यवस्था प्रचलन में थी उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना प्रासंगिक रहेगा। एडम स्मिथ के सिद्धांत के प्रतिपादन के समय वैश्विक पटल पर एक व्यापारवादी व्यवस्था प्रचलन में थी जिसे मर्केंटलिस्ट सिस्टम ऑफ ट्रेड कहा जाता था। इस सिस्टम को फॉलो करने वाले राष्ट्रों में पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश शामिल हैं। इस व्यापारवादी व्यवस्था का प्रचलन 17वीं से 18वीं शताब्दी के आसपास था और इस प्रणाली का जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था एक व्यापारी के द्वारा जो थे थॉमस मून। ये वो व्यापारी थे जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुके थे। इस व्यापारवादी प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता थी कि इसमें निर्यातों पर अत्यधिक बल दिया जाता था और निर्यातों को प्रोत्साहन देने के कारण से कहीं न कहीं आयातों को प्रतिबंधित भी किया जाता था और इस प्रकार से धनात्मक व्यापार संतुलन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था और इसके माध्यम से जो मूल्यवान धातुएं जैसे स्वर्ण को प्राप्त करने पर अत्यधिक बल था। इसके पीछे तर्क ये था कि अधिक मूल्यवान धातुएं अर्जित करके ये राष्ट्र अपनी नौसैनिक और सामरिक शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं और अधिक से अधिक नए नए उपनिवेशों की खोज करके नए नए बाजारों की खोज कर सकते हैं और अपने व्यापार को सतत रूप से बढ़ाने में आगे बढ़ सकते हैं। इस व्यापारवादी प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता थी कि राज्य का व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित था। राज्य व्यापारियों को हर प्रकार की सहूलियतें प्रदान करता था और इस व्यापारवादी प्रणाली जो कि कह सकते हैं अन्यायपूर्ण और प्रतिबंधात्मक व्यापारवादी प्रणाली थी जिसमें कुछ राष्ट्रों का विकास कुछ राष्ट्रों की शर्त पर ही संभव होता था। इस अन्यायपूर्ण व कहें प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रणाली की सबसे पहले जो समालोचना की गई वो की गई अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में इस व्यापारवादी प्रणाली की पुरजोर आलोचना की और इन्होंने व्यापार में किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप की आलोचना करते हुए स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वकालत की और इसी स्वतंत्र व्यापारवादी प्रणाली को अपने सिद्धांत के आधार के रूप में स्वीकार किया। स्वतंत्र व्यापार की मान्यता को लेते हुए इन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे कहा जाता है निरपेक्ष लाभ सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्र व्यापार की स्थिति में एक देश को उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण और उस वस्तु के उत्पादन का निर्यात करना चाहिए जिसमें उस देश को अन्य देश की तुलना में निरपेक्ष लाभ की स्थिति प्राप्त हो, अर्थात उस वस्तु का उत्पादन वह अधिक दक्षता के साथ और कम लागत पर कर सके और उस वस्तु का आयात करना चाहिए जिस वस्तु में उस देश की लागत अधिक आए, यानी वह कम कार्य कुशल तरीके से उत्पादित हो रही हो। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या करते हुए एडम स्मिथ ने एक और बात यहाँ पे कही है, वो है कि प्रत्येक देश व्यापार में पूर्ण विशिष्टीकरण को अपनाता है, यानी व्यापार के दौरान प्रत्येक राष्ट्र को एक वस्तु के उत्पादन में ही विशिष्टीकरण करना चाहिए, यानी अपने सभी संसाधनों को
अपने निरपेक्ष लाभ वाली वस्तु के उत्पादन में ही लगाना चाहिए और अन्य राष्ट्र को अन्य वस्तु के उत्पादन में अपने समस्त संसाधनों को लगाना चाहिए। सिद्धांत के आधार के रूप में इन्होंने कुछ मान्यताएं ली हैं। इन मान्यताओं में सबसे जो पहली मान्यता है कि इन्होंने व्यापार में केवल 2 ही राष्ट्रों को शामिल किया है, 2 ही वस्तुओं को शामिल किया है और उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम ही माना है। जैसा कि पहले बताया गया है, स्वतंत्र व्यापार की वकालत करते हुए इन्होंने अपने सिद्धांत में मुक्त व्यापार की मान्यता ली है। उत्पादन में लगे हुए साधनों के पूर्ण रोजगार की बात ये करते हैं और सभी साधनों के पूर्ण उपयोग की बात कही है। अपने सिद्धांत में इन्होंने परिवहन लागतों को कंसिडर नहीं किया है, यानी परिवहन लागतों की उपेक्षा करते हुए सिद्धांत की व्याख्या की है। इसी प्रकार से जो एकमात्र साधन श्रम माना है, उसकी सभी इकाइयों को समरूप माना है और माना है कि प्रत्येक इकाई समान रूप से कुशल है। इसी प्रकार से उत्पादन फलन की प्रकृति जो इन्होंने शामिल की है वो है पैमाने के समान प्रतिफल वाले उत्पादन फलन। इन मान्यताओं के आधार पर इन्होंने सिद्धांत की व्याख्या की है। इनके सिद्धांत को सरल तरीके से समझने के लिए उदाहरण से इनके सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि इन्होंने 2 राष्ट्र 2 वस्तु मॉडल को अपनाया है, तो अपन उदाहरण में 2 राष्ट्रों को लेते हैं। एक देश है अमेरिका और दूसरा देश जो व्यापार में लगा हुआ है वो है ब्रिटेन। दोनों देश 2 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। एक वस्तु है गेहूं और दूसरी वस्तु है कपड़ा। गेहूं की जो उत्पादन इकाई है वो है बसेल्स पर लेबर आवर और कपड़े की जो इकाई है वो है यार्ड पर लेबर आवर्स। इस प्रकार दोनों देश जो हैं दोनों वस्तुओं के उत्पादन में 2 श्रम आवर्स का प्रयोग कर रहे हैं। एक श्रम आवर्स का प्रयोग गेहूं के उत्पादन में प्रत्येक देश कर रहा है और एक श्रम आवर्स का प्रयोग कपड़े के उत्पादन में प्रत्येक देश द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले व्यापार से पहले की स्थिति लेते हैं। व्यापार से पहले अमेरिका अपने एक श्रम लेबर आवर्स के माध्यम से 6 इकाई गेहूं का उत्पादन कर रहा है और ब्रिटेन जो है वो एक श्रम लेबर आवर्स से 1 इकाई गेहूं का उत्पादन कर रहा है। इसी प्रकार से अमेरिका एक श्रम लेबर आवर्स से 4 इकाई कपड़े का उत्पादन कर रहा है और ब्रिटेन 5 इकाई कपड़े का उत्पादन कर रहा है। यानी जो गेहूं का कुल उत्पादन है वो व्यापार से पहले देखा जाए तो 6 + 1 यानी 7 इकाई है। इसी प्रकार से कपड़े का जो कुल उत्पादन है वो 4 + 5 यानी 9 इकाई है, यानी कुल उत्पादन हुआ 16 इकाई। यहाँ पर एडम स्मिथ का कहना है कि जैसा कि आंकड़ों से यहाँ स्पष्ट है कि अमेरिका को गेहूं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ की स्थिति प्राप्त है। इसी प्रकार ब्रिटेन को कपड़े के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ की स्थिति प्राप्त है, क्योंकि देखा जा सकता है कि एक लेबर आवर्स के द्वारा अमेरिका में 6 इकाई गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है, वहीं ब्रिटेन में केवल 1 इकाई का उत्पादन किया जा रहा है। यानी यहाँ पे 5 इकाई गेहूं का उत्पादन अमेरिका में ज़्यादा किया जा रहा है। इसी प्रकार से कपड़े की बात की जाए तो अमेरिका में 1 इकाई लेबर आवर्स है, उससे कि 4 इकाई कपड़े का उत्पादन किया जा रहा है। इसी प्रकार से ब्रिटेन में 5 इकाई कपड़े का उत्पादन किया जा रहा है। यानी यहाँ पर कपड़े के उत्पादन में ब्रिटेन को निरपेक्ष लाभ की स्थिति प्राप्त है। एडम स्मिथ के अनुसार यहाँ पर अमेरिका को अपने दोनों लेबर इकाइयों का प्रयोग यानी दोनों लेबर आवर्स का प्रयोग गेहूं के उत्पादन में करना चाहिए। इसी प्रकार से ब्रिटेन को अपने दोनों लेबर इकाई का प्रयोग कपड़े के उत्पादन में करना चाहिए। यदि वो ऐसा करते हैं तो 2 लेबर इकाइयों के माध्यम से अमेरिका में व्यापार के बाद 12 इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा। इसी प्रकार से ब्रिटेन में 2 लेबर इकाइयों का प्रयोग कपड़े के उत्पादन में करने से कुल 10 इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रकार यदि दोनों देश अपनी अपनी निरपेक्ष लाभ वाली वस्तु में विशिष्टीकरण करते हैं तो
विश्व का जो कुल उत्पादन है वो जो व्यापार करने से पहले 16 इकाई था वो बढ़कर 22 इकाई हो जाएगा। इस प्रकार से एडम स्मिथ के अनुसार व्यापार करने से विश्व के कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। एडम स्मिथ के द्वारा व्यापार के लाभ को स्पष्ट किया गया है। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े बाजार के रूप में जो लाभ प्रदान करता है, इससे उत्पादन का पैमाना बढ़ता है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं और संसाधनों का अधिक बेहतर तरीके से प्रयोग होता है और आवंटन होता है और इससे देशों की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि देखने को मिलती है। इसी प्रकार से दूसरा लाभ इन्होंने ये गिनाया है कि व्यापार से एक देश के जो अतिरिक्त संसाधन हैं उन संसाधनों का प्रयोग संभव होता है, उन साधनों द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनका अन्य देशों को निर्यात किया जाना संभव होता है। इसी प्रकार से उपभोक्ताओं को भी उनकी चॉइसेस में वृद्धि के रूप में लाभ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत का वर्णन करते हुए इसकी एडम स्मिथ के द्वारा पुरजोर वकालत की गई है। तत्कालीन समय में इनके सिद्धांत की अत्यधिक प्रासंगिकता रही है, लेकिन इनका सिद्धांत आलोचनाओं से मुक्त नहीं कहा जा सकता। यदि आज के संदर्भ में देखा जाए जहां व्यापार अधिक जटिल हो गया है, ऐसी स्थिति में निरपेक्ष लाभ के द्वारा विश्व के बड़े स्तर पर जो व्यापार किया जाता है उसकी व्याख्या किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको निरपेक्ष लाभ की स्थिति प्राप्त नहीं होती है, केवल वो अन्य देशों की तुलना में तुलनात्मक लाभ की स्थिति में होते हैं और ऐसी स्थिति में एडम स्मिथ का सिद्धांत व्यापार की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। आज यदि देखा जाए तो एडम स्मिथ का सिद्धांत वैश्विक व्यापार के एक बहुत छोटे हिस्से का ही वर्णन करने में समर्थ हो पाता है। इस प्रकार से इस सिद्धांत का जो क्षेत्र है वो सीमित हो जाता है और तुलनात्मक लाभ और आधुनिक व्यापार के सिद्धांतों द्वारा वर्तमान व्यापार की अधिक बेहतर तरीके से व्याख्या की जा सकती है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में अपन डेविड रिकार्डो की तुलनात्मक लाभ सिद्धांत से शुरू करेंगे। धन्यवाद।